Hi everyone, once again welcome back to my YouTube channel As You Talk. My name is भावना बिस्ट और आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं रशियन रिवॉल्यूशन और जिसको हम बोलते हैं बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। सो बेसिकली आज की वीडियो में आप सभी बच्चे समझेंगे कि रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में जो हुआ था वो क्या था और इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम बोलते हैं बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं आपको समझा दूंगी आज की बोल्शेविक रिवॉल्यूशन क्या था, कॉजेज़ क्या थे, उसके रिज़ल्ट क्या हुए। ठीक है, तो देखो अब पूरी वीडियो में अगर मैं बोल्शेविक रिवॉल्यूशन बोलूँ या फिर रशियन रिवॉल्यूशन बोलूँ, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन बोल्शेविक रिवॉल्यूशन या फिर एक्सप्लेन रशियन रिवॉल्यूशन 1917, तो दोनों का मतलब सेम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सो देख लेते हैं कि क्या था ये रशियन लैंग्वेज। अब देखो जो आपको पता है रशिया एज अ कंट्री, ठीक है, रशिया कंट्री है और जो ये वर्ड है बोल्शेविक, ये एक रशियन लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है जिसका मतलब होता है मेजॉरिटी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है मेजॉरिटी, बोल्शेविक का मतलब है मेजॉरिटी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इट्स द मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द रशियन पॉलिटिकल पार्टी। अब बोल्शेविक यानी कि मेजॉरिटी नाम ही क्यों रखा गया, क्योंकि जो रशियन पॉलिटिकल पार्टी थी उस समय की, उसका जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट था वो इस रिवॉल्यूशन के हिस्से में था, यानी कि इसका हिस्सा था। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी में दो ग्रुप्स होते हैं, माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी मतलब जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा लोग जिस चीज़ में हैं उसको हम मेजॉरिटी कंसीडर कर लेते हैं। तो रशियन पॉलिटिकल पार्टी का जो मेजॉरिटी था, जो मेजर पार्ट था, वो इस रिवॉल्यूशन का पार्ट था। ठीक है, और कौन सी पार्टी थी रशियन पॉलिटिकल पार्टी, उसका नाम है द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। सो ये वहाँ की पार्टी थी जिसका जो मेजर हिस्सा था वो इस रिवॉल्यूशन में शामिल था। और किसने इसको हेड किया था? हेड इसको किया गया था व्लादिमीर लेनिन ने। आपको इनका नाम याद रखना है, बाकी थंबनेल में आप इनकी पिक्चर को भी देख सकते हैं। लेनिन मानते थे कि पार्टी शुड बी डिसिप्लिन्ड, कि जो पार्टी है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो डिसिप्लिन होनी चाहिए एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर। तो लेनिन का ये मानना था कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी है वो डिसिप्लिन में होनी चाहिए। ठीक है, और उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए। कोई भी चीज़ जब अपने रूल्स फॉलो करती है तभी वो डिसिप्लिन में रह पाती है। और उसको अपने जो भी उसके मेंबर्स हैं पार्टी के, जितने भी मेंबर्स हैं पार्टी के, उनको कंट्रोल करना है, साथ में उनका नंबर एंड क्वालिटी का भी ध्यान रखना है। लेड बाय बोल्शेविक पार्टी रिजल्ट मोनार्की एंडेड इन रशिया। तो ये जो देखो 1917 से पहले जो आपका रशिया था वहाँ पे क्या था, मोनार्की था, यानी कि किंग का रूल था, मोनार्क होता था, वो रूल करता था। लेकिन इसके बाद यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ एमर्ज होना स्टार्ट हुई, बोल्शेविक पार्टी आई, तो इसके चक्कर में क्या हुआ कि जो मोनार्की था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, और पार्टी रूल वहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब देखते हैं कि इस रिवॉल्यूशन के कॉजेज़ क्या थे। सो फर्स्ट कॉज है ऑटोक्रेटिक रूलर, इसको पढ़ते हैं। देयर वॉज मोनार्की इन रशिया एंड रोमनोव डायनेस्टी। तो रशिया में मोनार्की थी और वहाँ पे डायनेस्टी कौन सा रूल कर रही थी, रोमनोव डायनेस्टी। आपको उनका नाम पता होना चाहिए। रोमन डायनेस्टी यहाँ पे रूल कर रही थी और कब से कर रही थी, सिंस 300। ठीक है, द रूलर ऑफ रशिया वॉज रेफर्ड एज जार। तो जो रशिया का होता था रूलर उसको हम जार बोलते थे, इसमें टी साइलेंट होता है। ड्यूरिंग रशियन रिवॉल्यूशन जार वॉज निकोलस सेकेंड। तो जब रशियन रिवॉल्यूशन चल रहा था उस समय ज़ार कौन था, निकोलस सेकंड, एंड ही वॉज एन ऑटोक्रेटिक रूलर। ऑटोक्रेटिक रूलर था यानी कि सारी की सारी पावर उसके हाथों में ही थी। He was head of state, church and army. There was parliament Duma which only advised king, which was non-binding in nature. तो मतलब यहाँ पे ना कहीं ऑटोक्रेटिक रूलर था, मोनार्की थी रशिया में 1917 से पहले, और मोनार्की में जो एक ऑटोक्रेटिक रूलर था निकोलस सेकंड, उससे लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए लोग चाहते थे कि ये जो रूल है, जो सिस्टम है मोनार्की वाला, ये हमारे कंट्री से रिमूव हो और एक पॉलिटिकल सिस्टम स्टैब्लिश हो। तो ये था कहीं ना कहीं
इस रिवोल्यूशन का कॉजेस। सेकंड कॉज की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड कॉज है सोशल डिससेटिस्फेक्शन। सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू टू क्लासेस। तो सोसाइटी में टू क्लासेस थे, ठीक है, जैसे कि हम लोग मार्क्सिज्म में भी पढ़ते हैं, हैव्स एंड हैव्स नॉट। सो हैव्स यानी कि जिनके पास चीज़ें हैं, हैव्स नॉट मतलब जिनके पास चीज़ें नहीं हैं या फिर है भी तो बहुत कम है। हैव्स में कौन आते हैं? लैंड ओनर्स, ऑफिशियल्स ऑफ जार हु कंट्रोल लैंड। तो मतलब सोसाइटी में ना दो ही ग्रुप्स बटे हुए थे। एक थे हैव्स यानी कि जो बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हो गए, और जो वहाँ का किंग है, इसको हम जार बोलते हैं, जार के पास बहुत सारी पावर्स होती है, कंट्रोल करता है लैंड को। हैव्स नॉट कौन हो गए? वहाँ पे जो फार्मर्स हो गए, स्लेव्स हो गए, लेबरर्स हो गए, जो कि लैंड ओनर्स की फील्ड्स पे, लैंड पे वर्क करते हैं। तो ये जो सोसाइटी में डिवीज़न था, ये कहीं ना कहीं सोसाइटी को डिवाइड करता था, और इसमें जो हैव्स नॉट हैं वो स्ट्रगल करते, तो इसको हम क्लास स्ट्रगल बोलते हैं। सोसाइटी में एक ग्रुप तो ऐसा है जिसके पास सब कुछ है, वहीं पे दूसरा ग्रुप ऐसा है जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिसके पास कुछ भी नहीं है वो अपने आप को मतलब सफ़रर की तरह दिखेगा, और वो सोसाइटी में उसके अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं रीज़न था। तो जो हैव्स नॉट थे उन्होंने भी बोल्शेविक रेवोल्यूशन को सपोर्ट करा, और बोल्शेविक रेवोल्यूशन कहीं ना कहीं इनकी वजह से भी स्टार्ट हुआ रशिया में। अब देखते हैं थर्ड क्या था। थर्ड जो रीज़न है वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। दिस रेवोल्यूशन केम लेट इन रशिया। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है रशिया में बहुत देर से आया था, बट विथ इट्स कमिंग इन रशिया, पर जैसे ही ये रशिया में आया, मैनुअल प्रोडक्शन वॉज रिप्लेस्ड बाय मशीन बेस्ड प्रोडक्शन। तो जो मैनुअल प्रोडक्शन थी यानी कि जो काम, जो प्रोडक्शन पहले मैन करता था, वो किसने रिप्लेस कर ली? मशीन्स ने। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने के बाद यही तो हुआ है कि सोसाइटी में जो काम मैनुअल होता था यानी कि जो काम आदमी मैन कर सकता है, वो चीज़ें रिप्लेस कर दी मशीन ने। अब जो काम पहले कोई मैन करता था या वुमेन करता था, अब वो काम इंडस्ट्रीज़ में कौन कर रही है? मशीन्स कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो मैन की काम था वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। और इस चक्कर में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी हो गई है, लोगों के पास कमाने के लिए कोई काम ही नहीं है, क्योंकि सारा काम तो मशीन्स कर दे रही है। ऐसे में जो मैन है वो क्या करेगा? उसको भी तो अपने लिए कुछ कमाना है, और कमाने के लिए उसके पास कुछ काम रहा ही नहीं, क्योंकि जितना भी काम था वो मशीन पूरा कर दे रही है। तो इस अनएम्प्लॉयमेंट ने लोगों के अंदर, सोसाइटी के लिए, उनके मोनार्क के लिए एक डिससेटिस्फैक्शन राइज हो गई, ठीक है। अब डिससेटिस्फैक्शन हो जाती है तो उसके बाद प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। प्रोटेस्ट धीरे धीरे एक रेवोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था इसका थर्ड रीज़न। फोर्थ देखते हैं। सो फोर्थ रीज़न देखते हैं, डिसेबिलिटी ऑफ रशियन आर्मी। अब आर्मी की भी कुछ डिसेबिलिटी थी, आर्मी भी सही तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। तो क्या था जानते हैं। सोल्जर्स इन इट्स आर्मी वॉज मेनली फ्रॉम द फार्मर्स। तो सोल्जर तो जो थे उस टाइम के, वो मेनली फार्मर्स की फैमिली से थे। दे वर लूजिंग मैनी वॉर्स सच एज क्रिमियन वॉर, रशो जापानीज वॉर एंड एट मैनी फ्रंट्स इन WW1। सो वो लोग मतलब फार्मर्स की फैमिली से हुआ करते थे, आर्मी जो थी मेन, और वो बहुत सारी वॉर्स को हार रही थी। एंड जार वॉज नॉट टेकिंग एनी एक्शन टू रिजॉल्व दिस। और जो वहाँ का मोनार्क था, जार जिसको बोलते हैं, इसे हम लोग यहाँ पे किंग बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पे जार बोला जाता था, TSAR, इसमें T साइलेंट होता है। तो जार भी उसके लिए कोई एक्शंस नहीं ले रहा था, और इस चीज़ ने ही, अब देखो, अब जब किसी कंट्री की आर्मी ढंग से काम नहीं कर पा रही है, आर्मी लड़ाइयाँ हार जा रही, लड़ाइयाँ हारने का मतलब क्या है कि दूसरे लोग आपके देश पे कब्ज़ा कर लेंगे, तो इससे लोग परेशान हो जाएंगे ना। लोग को कोई भी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी महसूस नहीं होगी, तो लोगों के मन में क्या हो गया? डिससेटिस्फैक्शन राइज हो गया। तो ये भी एक रीज़न था। अब फिफ्थ रीज़न देख लेते हैं क्या है। डिसेबिलिटी ऑफ रशियन ब्यूरोक्रेसी। अब जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनका काम भी कुछ अच्छा नहीं था, उस चलते भी पीपल के बीच में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन चल रहा था। देखो, किसी भी रेवोल्यूशन का, किसी भी प्रोटेस्ट का जो स्टार्ट होने का मेन जो रीज़न होता है ना, वो यही होता है कि जो लोग हैं वो सरकार से खुश नहीं है, या जो भी वहाँ का किंग है, मोनार्क है, उससे हैप्पी नहीं है। कहीं ना कहीं सोसाइटी में, पीपल के माइंड में डिससेटिस्फैक्शन आ चुका है, ठीक है।
ब्यूरोक्रेट्स वर फ्रॉम रिच फैमिलीज, जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो रिच फैमिली से हुआ करते थे, एंड दे हैड नो सिंपैथी विद कॉमन पीपल। तो अब वो लोग अमीर थे, हमेशा अमीर वातावरण में उन लोगों ने जिया है, तो उनको गरीब लोगों से यानी कि आम जनता है जिनके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, उनकी लाइफ से उन्हें इतना मतलब नहीं था और कोई सिंपैथी उनके लिए नहीं थी। दे फोकस टू कीप ज़ार हैप्पी। जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनका मकसद सिर्फ यही था कि जो ज़ार है, जो किंग है हमारा, हम सिर्फ उसको हैप्पी रख सकें, बाकी कॉमन पीपल जो है, जो लेमैन है, उसकी लाइफ कैसी चल रही है, उसको क्या नीड्स हैं, कोई उसके बारे में वो थिंक नहीं करते थे। दे एक्सप्लॉयड द कॉमन पीपल बाय टेकिंग ब्राइब्स, नेपोटिज्म वॉज देयर। सो जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो वहाँ पे ब्राइब्स लेते थे, यानी कि रिश्वत लेते थे। जो वहाँ की आम जनता थी, कोई भी काम बिना रिश्वत के नहीं होता था, तो इस चलते ही जो आम जनता थी वो परेशान हो गई थी ब्यूरोक्रेट से। और नेपोटिज़म भी था कि जो अपने ही मतलब अपने ही फैमिली के बच्चे हैं उनको ही आगे बढ़ाना है कि मेरा बेटा कल को ये बनेगा। मतलब जो एक आम इंसान है उसको सपोर्ट नहीं करना, अपने फैमिली मेम्बर को, अपने जान पहचान के लोगों को ही आगे बढ़ाना है बस। तो वहाँ पे नेपोटिज़म देखने को मिला था। अब लास्ट हम देखते हैं कि जो इसका इमीडिएट कॉज था, हर चीज़ का ना एक इमीडिएट कॉज होता है। ये जो अभी हमने 5 रीजंस डिस्कस किए हैं, कॉजेज़ डिस्कस किए हैं, ये तो थे ही, लेकिन जो इमीडिएट होता है जिसने चिंगारी को भड़काया वो क्या था वो हम देख लेते हैं। कॉमन पीपल वॉज इन फेवर दैट रशिया शुड नॉट फाइट WW1। सो जो रशियंस थे वो चाहते थे कि जो हमारा रशिया है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट ना करे। However, ज़ार पुश्ड रशिया इन वॉर, बट जो वहाँ का किंग था ज़ार, उसने, ये जो ज़ार है ना, ये नेम नहीं है, किंग को बोला जाता है। ज़ार उस समय का कौन था? निकोलस सेकंड था, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो वहाँ के ज़ार ने लेकिन लोगों के विश के अगेंस्ट रशिया को वॉर में उतारा। With the advancement of World War I, the shortage of food, clothes, Tsar did nothing for laymen। अब क्या हुआ देखो, आपको पता है कि फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर है वो 1914 से स्टार्ट हुई है और 1918 में एंड हुई है, ठीक है। तो अब लड़ाई का असर दिखना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर 1918 में लड़ाई ख़त्म हुई है तो उसके बाद इफ़ेक्ट पड़ेंगे। लड़ाई में अगर आपने एक बार पार्टिसिपेट कर दिया ना, तो उसके नेक्स्ट डे से ही आपको अपनी कंट्री में जो भी मतलब होने वाली है दिक्कत वो दिखनी शुरू हो जाती है। तो वर्ल्ड वॉर के चलते ही जो वहाँ की आम जनता थी वो नहीं चाहती थी कि हमारा रशिया पार्टिसिपेट करे वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, लेकिन फिर भी ज़ार ने रशिया को वॉर में उतारा, ठीक है। अब वॉर में उतार दिया। अब वॉर में उतारने के बाद क्या हुआ? नुकसान हुआ, फूड की शॉर्टेज हो गई कंट्री में, कपड़ों की शॉर्टेज हो गई और बहुत सारी शॉर्टेज हो गई जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इकोनॉमिकली सोसाइटी की जो कंडीशन है वो बैड हो गई, ठीक है। और ज़ार ने इसके लिए कुछ भी नहीं करा। उसने शॉर्टेज ऑफ फूड हो गई उसके बारे में भी नहीं देखा, शॉर्टेज ऑफ क्लोथ्स हो गई उसके बारे में भी कुछ नहीं सोचा। तो मतलब उसने लोगों के फेवर में कोई भी काम नहीं करा। तो ये जो मेन रीज़न था, तो लोग वहाँ के ज़ार से अनहैप्पी हो गए थे, उनके मन में गुस्सा आ गया था, तो इसीलिए उन्होंने इस रिवॉल्यूशन को स्टार्ट करा। ये थे बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के कॉजेज़। अब लास्ट जो टॉपिक बचा है वो है रिजल्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन के। रिज़ल्ट क्या हुआ, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। रिज़ल्ट बोलो, कॉन्सिक्वेंसेस बोलो, एक ही बात है। अब देख लेते हैं। फर्स्ट, ऑटोक्रेटिक रेजाइम ऑफ ज़ार वॉज रिप्लेस बाय कम्युनिस्ट। तो वहाँ पे जो ऑटोक्रेटिक रूल चल रहा था, मोनार्क चल रहा था, वो रिप्लेस हो गया कम्युनिस्ट से। रशिया में कम्युनिस्ट पार्टी स्टैब्लिश हो गई। डिफेमेशन ऑफ मोनार्की फ्रॉम रशिया, मोनार्की रशिया से रिमूव हो गई, ठीक है। मार्क्सिज्म थ्योरी वॉज गिवन प्रैक्टिकल शेप फॉर द फर्स्ट टाइम एंड रशिया बिकेम द फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट। मैंने आपको बताया था कि मार्क्सिज्म की थ्योरी है उसको प्रैक्टिकल शेप दिया गया, कहाँ पे? रशिया में, और रशिया फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट बन गया। फिफ्थ, रशिया रिवॉल्यूशन प्रोपागेटेड सोशलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इन द होल वर्ल्ड। तो रशियन रिवॉल्यूशन के चलते जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी थी और जो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी थी वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुई।
सपोर्टेड डीकोलोनाइजेशन। सो जो इम्पेरियलिस्ट कंट्री होती थी वो स्मॉल कंट्रीज़ को, वीकर कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनीज बना लिया करती थी, लेकिन इस रेवोल्यूशन ने डीकोलोनाइजेशन को सपोर्ट किया कि कोई भी कॉलोनीज नहीं बननी चाहिए, हर कंट्री इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। 6 देख लेते हैं। एडवोकेटेड द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड सोवरेनिटी ऑफ स्टेट इंक्रीज्ड। सो जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन होता है कि अपना अधिकार होना चाहिए और अपनी हमारे पास आज़ादी होनी चाहिए, स्टेटस होना चाहिए, सोवरन होना चाहिए। लाइक इंडिया इज़ अ सोवरन कंट्री। इंडिया को कोई दूसरी कंट्री आके रूल नहीं कर सकती है। इंडिया क्या है? इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, रिपब्लिक कंट्री है, सोवरेन कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है। क्यों है? क्योंकि हमको कोई और रूल नहीं कर सकता है। तो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड सोवरेनिटी ऑफ स्टेट इंक्रीज़ हुआ कि हर कंट्री को अपना इंडिपेंडेंट होने का राइट होना चाहिए। दूसरा देखते क्या है। 7th गेव सोशलिस्ट पैटर्न्स ऑफ इकोनॉमी, और इसने सोसाइटी को सोशलिस्ट पैटर्न को दिया। कुल मिलाकर अगर हम देखे जाएं तो सोसाइटी में सोशलिज्म की आइडियोलॉजी अच्छे से स्प्रेड हो गई थी। 8th स्टेट्स लाइक फिनलैंड, एस्टोनिया, जॉर्जिया, ये क्या लिखा है, ये थोड़ा अजीब सा वर्ड है, अब समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ो उसको। एंड लिथुनिया, सॉरी ये है लैटविया, LATUIA, ठीक है, लैटविया, लिथुनिया, यूक्रेन ऑफ रशियन एम्पायर गॉट इंडिपेंडेंस। तो ये जो रशियन एम्पायर थी ना, इसके जो ये स्टेट्स थे, फिनलैंड, एस्टोनिया, जॉर्जिया, जितने भी आप देख रहे हो, ये सब भी इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है, तो ये थे रशियन रेवोल्यूशन के कॉजेज़ और रिजल्ट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, टेलीग्राम पे पूछ लेना। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल एजुटॉक को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब हम मिलेंगे अपनी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।